तो ये क्लास हमारी रहने वाली है अपकमिंग जो बहुत बड़ी वैकेंसी आ रही है पंचायती राज विभाग में, जिसे हम कहते हैं ग्राम पंचायत अधिकारी की। तो आज हम ग्राम पंचायत अधिकारी में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है सिलेबस में, जिसकी आप सब लोग डिमांड कर रहे हैं, जो कि है पंचायती राज। तो ग्राम पंचायत अधिकारी की जो परीक्षा होने वाली है 13,000 पदों पर, है ना, जो 3 बार में कंप्लीट होगी, 4-4 हज़ार करके। उसमें जो है हम सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो कि है पंचायती राज, उसकी हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, है ना। एक क्लास में पंचायती राज का मैंने इंट्रोडक्शन आपको नॉर्मली दे दिया था। अब हम आगे बढ़ेंगे और पंचायती राज के बारे में अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों की चर्चा करेंगे। आज की क्लास में जो हम बात करेंगे वो हम चर्चा करेंगे ब्रिटिश काल में पंचायती राज। तो आज का हमारा जो विषय होगा वो होगा ब्रिटिश काल में पंचायती राज, यानी अंग्रेजों के समय में पंचायती राज व्यवस्था किस तरीके से आगे बढ़ी, क्या क्या चीज़ें हुई, वो सब की आज हम बात करेंगे। देखो, अंग्रेजों के समय की हम बात करें साथियों, तो हमें पता है अंग्रेजों ने प्रॉपर भारत में 1757 में अपना अधिकार जमा लिया, जिसे हम प्लासी का युद्ध कहते हैं। और 1757 से लेके 1857 तक का जो समय रहा, ये पूरी तरीके से लूट का समय रहा, क्योंकि इस 100 वर्षों में जो भारत पर शासन है वो है किसका? वो है साथियों ईस्ट इंडिया कंपनी का, जो कि एक व्यापारिक कंपनी है। और ईस्ट इंडिया कंपनी का सिंपल सा एक ही उद्देश्य है, और वो है क्या? वो है कि कैसे भी करके अधिकतम लाभ कमाया जाए, क्योंकि व्यापारिक कंपनी है तो उसका बस एक ही मुद्दा है कि कैसे भी करके पैसे कमा लो ज़्यादा से ज़्यादा। अब ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने के उद्देश्य में उन्होंने बहुत ज़्यादा लूटपाट करी, इसीलिए 1757 से लेकर 1857 तक के समय में पंचायती राज व्यवस्था में कोई भी महत्वपूर्ण कार्य नहीं हुआ। लेकिन 1857 के बाद एक महत्वपूर्ण घटना होती है कि 1857 में हो जाती है साहब क्रांति, और क्रांति हो जाती है तो 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत से समाप्त हो जाता है, और नवंबर 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन पूरी तरीके से खत्म और भारत पर ब्रिटिश क्राउन शासन करना प्रारंभ करता है। तो उसके बाद से चीज़ें थोड़ा सा बदली, और अगली जो महत्वपूर्ण डेट आती है इसमें वो आती है साथियों 1870। अगली जो महत्वपूर्ण डेट है इसमें वो है 1870। 1870 में एक व्यक्ति जिनका नाम है लॉर्ड मेयो, इनको देखना आवश्यक है, ठीक है। लॉर्ड मेयो वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये कहा कि जो स्थानीय संस्थाएं हैं उनके पास पावर होनी चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो वित्तीय जो शक्तियां हैं उनका विकेंद्रीकरण होना चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टेटमेंट है लॉर्ड मेयो का, जो एग्जाम में आप लोगों से पूछा जाएगा कि साहब किसने वित्तीय विकेंद्रीकरण का प्रस्ताव सबसे पहले रखा, तो आप इसका जवाब दोगे लॉर्ड मेयो। तो लॉर्ड मेयो वो व्यक्ति थे जिन्होंने कहा, या यहां हम लिखेंगे, लॉर्ड मेयो ने वित्तीय विकेंद्रीकरण का प्रस्ताव रखा। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, आपको इसको याद रखना है कि वो पहला व्यक्ति कौन था जिन्होंने सबसे पहले वित्तीय विकेंद्रीकरण का प्रस्ताव रखा। देखिए, वित्तीय विकेंद्रीकरण का मतलब क्या है? देखो, केंद्रीकरण क्या होता है? केंद्रीकरण का मतलब है कि ये हो गया हमारा समाज, और ये है एक व्यक्ति, इसी के पास सारी की सारी शक्तियां मौजूद हैं, सारे फैसले यही लेगा, सारे काम यही करेगा, सारी पावर इसी के पास है। और विकेंद्रीकरण का मतलब क्या है? कि विकेंद्रीकरण का मतलब है कि ये हो गया समाज, हमने क्या किया, थोड़ी सी शक्ति इनको दे दी, आप यहाँ काम करो, थोड़ी शक्ति इनको दे दी, आप यहाँ काम करो, थोड़ी शक्ति इनको दे दी, आप यहाँ काम करो। इस तरीके से हमने क्या किया, अपनी शक्ति को बांट दिया विभिन्न लोगों में। ये हो गया विकेंद्रीकरण। और देखो, वित्तीय विकेंद्रीकरण का मतलब ये है कि फाइनेंशियल सारी की सारी पावर आप एक व्यक्ति के हाथ में मत दो, उसको विकेंद्रीकृत कर दो, जिसके माध्यम से जो है लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुसार से पैसा खर्च कर पाए। ठीक, तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये 1870 का,
जब लॉर्ड मेयो ने वित्तीय विकेंद्रीकरण का प्रस्ताव रखा, ठीक है, उन्होंने कहा कि स्थानीय कार्य, यहां पर एक चीज और लिख देता हूं मैं, तो लॉर्ड मेयो ने कहा कि स्थानीय कार्य व उनके खर्चे स्थानीय निकायों को सौंपे जाए। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, हाँ बेटा आप नीचे जाओ। ओके, हाँ मैं आता हूँ बेटा, हाँ मैं आ रहा हूँ अभी, आप आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। ओके, ये मेरी बेटी, हाँ चलिए ओके। तो लॉर्ड मेयो क्या कह रहे हैं? लॉर्ड मेयो कह रहे हैं कि स्थानीय कार्य यानी जो लोकल लोगों की समस्याएं हैं वो, और उनके खर्चे, यानी जब आप कोई काम करवाओगे तो ऑब्वियस बात है उसमें खर्चा होगा। तो उनका कहना यह है कि स्थानीय कार्य और उनके खर्चे स्थानीय लोगों को ही सौंप दिए जाएं। ठीक है, ये कह रहे हैं कौन? लॉर्ड मेयो। और इसी का मतलब क्या हुआ? इसी का मतलब हुआ कि वित्तीय विकेंद्रीकरण कर दिया जाए। ठीक, ये इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये लॉर्ड मेयो का प्रस्ताव है, काफी महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना। इसके बाद अगली महत्वपूर्ण चीज क्या होती है साहब? अगली जो महत्वपूर्ण चीज होती है, हाँ, 1870 के बाद जो अगली महत्वपूर्ण चीज होती है वो होती है 1882 में। ठीक, चलिए अगली जो महत्वपूर्ण चीज हुई वो हुई 1882 में। 1882 में एक व्यक्ति जो कि काफी महत्वपूर्ण है, जिनका नाम है लॉर्ड रिपन, इनको देखेंगे। ठीक, तो 1882 में एक व्यक्ति जिनका नाम है लॉर्ड रिपन, ये आते हैं और ये अपना एक अलग प्रस्ताव रखते हैं, और इनका जो प्रस्ताव है वो काफी महत्वपूर्ण है। और लॉर्ड रिपन ने क्या किया? लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव रखा, जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव रखा। यानी ये वो पहले व्यक्ति हैं जो कह रहे हैं कि प्रॉपर लोकल गवर्नेंस, सेल्फ लोकल गवर्नेंस होनी चाहिए। ठीक है, और इसके अंतर्गत उन्हें कुछ अधिकार भी मिलने चाहिए। जैसे, तो लॉर्ड रिपन कह रहे हैं कि स्थानीय सुशासन के अंतर्गत जो स्थानीय निकाय हैं उनको शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, ठीक, तो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सफाई है और सड़क जैसे कार्य सौंपने चाहिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है साहब कि लॉर्ड रिपन क्या कह रहे हैं कि स्थानीय सुशासन को बढ़ावा दो, और ना केवल बढ़ावा दो बल्कि स्थानीय सुशासन को शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई और सड़क जैसे कार्य सौंप देने चाहिए कि इनका काम धाम आप स्वयं ही करो। ठीक है, और इसके लिए हमें इन्हें खर्चा भी देना चाहिए। इसी कारण से इस प्रस्ताव को जो लॉर्ड रिपन लेकर के आए, इसे कहा जाता है स्थानीय सुशासन का मैग्ना कार्टा। इस प्रस्ताव को, किस प्रस्ताव को? जिसको लॉर्ड रिपन लेकर के आए हैं। ठीक है, लिखेंगे लॉर्ड रिपन के प्रस्ताव को स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। मैग्ना कार्टा क्या होता है? मैग्ना कार्टा जो है, मैग्ना कार्टा का मतलब होता है अधिकार पत्र, जहां पर आपको बहुत सारे अधिकार मिल जाए। तो लॉर्ड रिपन के प्रस्ताव के अंतर्गत स्थानीय जो सुशासन था उसको बहुत सारे अधिकार मिल गए, इसीलिए इसे कहा जाता है स्थानीय सुशासन का मैग्ना कार्टा। पेपर में आपसे पूछा जाएगा
स्थानीय सुशासन का मैग्ना कार्टा किसको कहते हैं? तो एक ऑप्शन आपको दिखेगा लॉर्ड रिपन के प्रस्ताव को, जो कि उन्होंने 1882 में दिया, जो कि था स्थानीय सुशासन का प्रस्ताव। ठीक है, तो ये काफी महत्वपूर्ण चीज है। ठीक है, और लॉर्ड रिपन ही वो व्यक्ति हैं जो कि ये सब बातें कर रहे हैं। इसी कारण से हम लोग लॉर्ड रिपन को क्या कहते हैं? इसी कारण से हम लोग लॉर्ड रिपन को कहते हैं स्थानीय सुशासन का जनक। ये बात आप लोग पहले से ही जानते होंगे। लॉर्ड रिपन को क्या कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है स्थानीय स्वशासन का जनक। ये फैक्ट है, ये आपको सीधे सीधे याद रखते हैं। ठीक है, तो स्थानीय सुशासन के जनक कौन है? स्थानीय सुशासन के जनक माने जाते हैं लॉर्ड रिपन। ठीक है, हाँ। अब ये तो बात जो चल रही है, ये तो सब चल रही है आज़ादी से पहले, लेकिन जैसा कि हमें पता है कि देखिए लॉर्ड रिपन कितना भी कुछ कर लें, लेकिन है तो अंग्रेज ही, तो हमें वो सुविधाएं या वो स्वतंत्रताएं या वो पावर ये कभी नहीं दे सकते जो कि हमें स्वतंत्रता के बाद मिली। तो अगर हम आज़ादी के बाद देखें कि आज़ादी के बाद यानी स्वतंत्रता पश्चात क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, उनकी जरा हम बात करते हैं। तो स्वतंत्रता पश्चात जो कार्यक्रम हुए हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है सबसे पहले महात्मा गांधी का, है ना। महात्मा गांधी की अगर हम बात करें तो साहब महात्मा गांधी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा कि गांव को आत्मनिर्भर होना चाहिए, और उनकी इस अवधारणा को नाम दिया गया ग्राम स्वराज, है ना। तो महात्मा गांधी ग्राम स्वराज अवधारणा के जनक हैं। यानी ग्राम स्वराज की जो अवधारणा है कि गांव को आत्मनिर्भर बना दो, गांव को ही सारी पावर दे दो, गांव में ही खुद शक्ति लेने की क्षमता हो, इस प्रकार की जो सोच है ये किसकी थी? ये महात्मा गांधी की। तो स्वतंत्रता पश्चात महात्मा गांधी ग्राम स्वराज की अवधारणा देते हैं। ठीक है, ये भी एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। और जब हमें स्वतंत्रता के पश्चात अधिकार मिले तो जब संविधान सभा में इसको लेकर के बहस चली, भाई क्योंकि अधिकार देना है, तो पंचायती राज को लेकर के जब संविधान सभा में बहस चली तो बहुत सारे लोग पंचायती राज के पक्ष में थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू पंचायती राज के पक्ष में थे, महात्मा गांधी पंचायती राज के पक्ष में थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो पंचायती राज व्यवस्था को लागू किए जाने के पक्ष में नहीं थे, जिनमें प्रमुख नाम आता है डॉक्टर अम्बेडकर का। डॉक्टर अम्बेडकर भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू कराने के पक्ष में नहीं थे। उनका कहना था कि हमारा जो समाज है, जो दलित समाज है ना, वो इतना पीछे है कि लोग उनको छूना पसंद नहीं करते हैं, अछूत समझते हैं, तो जब लोगों को वो अछूत समझ रहे हैं तो उनको वोट कैसे देंगे वो, तो वो कभी जीत ही नहीं पाएंगे, ऐसा उनका सोच था। इस वजह से पंचायती राज व्यवस्था की जब बात चल रही थी संविधान सभा में तो डॉक्टर अम्बेडकर ने इसका विरोध किया, और संभवतः यही एक ऐसा कारण रहा जिसकी वजह से पंचायती राज व्यवस्था मूल संविधान में शामिल नहीं हो पाई। कुल मिला के जो भी हो, महात्मा गांधी ग्राम स्वराज अवधारणा के जनक माने जाते हैं, जिसका अर्थ है कि गांव को स्वराज की ओर ले जाना, गांव को विकसित बनाना। और इसी सोच को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि संविधान में तो ये बात आई नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, नेहरू इसको आगे बढ़ाना चाहते थे, और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए नेहरू जी ने एक कार्यक्रम शुरू किया जिसे कहा जाता है सामुदायिक विकास कार्यक्रम। तो एक नया कार्यक्रम स्टार्ट हुआ जिसे कहा जाता है सामुदायिक विकास कार्यक्रम। अब सामुदायिक विकास कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आया है? तो ये आया है 1952 में। कौन लेकर के आए इसको? तो इसको लेकर के आए नेहरू जी। नेहरू जी का विचार था सामुदायिक विकास का। ठीक है, इसको कहते हैं CDP, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्लान, इसे CDP कहा जाता है। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आया? 1952 में आया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कौन लेकर के आए? नेहरू जी लेकर के आए। सोच कहाँ से आई? आज ये विचार किसका था CDP का? तो USA के एक व्यक्ति जिनका नाम है अल्बर्ट मेयर, उनका विचार था। ये विचार किसका है? सामुदायिक विकास कार्यक्रम विचार किसका है? तो ये जो विचार है जरा इसको देखते हैं। ये विचार किसका है CDP का? तो ये विचार है USA के अल्बर्ट मेयर, एक व्यक्ति जिनका नाम है अल्बर्ट मेयर। तो अल्बर्ट मेयर का विचार था ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम का जो विचार था, ये कहाँ से है? एक USA के व्यक्ति जिनका नाम था अल्बर्ट मेयर, उनकी सोच थी कि गांव का विकास करने के लिए हमें सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू करने चाहिए। उद्देश्य क्या था इसका? अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था,
चलिए उद्देश्य देखते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है? बहुत ही सामान्य उद्देश्य है। इसका उद्देश्य था गांव के विकास में गांव के लोगों की भागीदारी, ये इसका उद्देश्य है। तो गांव का विकास करना है, अच्छी बात है, लेकिन गांव का विकास करना है गांव के लोगों के साथ। तो ये इसका उद्देश्य था कि गांव का विकास करिए लेकिन गांव के लोगों के साथ, यानी गांव के विकास में गांव के लोगों की भागीदारी। ये विचार था किसका? ये विचार था सामुदायिक विकास कार्यक्रम का। लेकिन दुख की बात यह है साथियों कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम असफल हो गया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम असफल हो गया। तो अभी हम देखेंगे इसके असफलता के कारण क्या रहे। असफल हो गया भाई, बुरी तरीके से असफल हो गया। तो सवाल उठता है कि आखिरकार ऐसी क्या गलतियां हुई जिसकी वजह से सामुदायिक विकास कार्यक्रम असफल हो गया। एक एक करके उन गलतियों को हम पॉइंट आउट करेंगे कि किसकी वजह से सामुदायिक विकास कार्यक्रम असफल हो गया। पहली चीज जिसकी वजह से सामुदायिक विकास कार्यक्रम असफल हुआ वो था जन भागीदारी का अभाव। भाई जन भागीदारी के लिए ये कार्यक्रम चलाया गया था, लेकिन जनता ने इसमें भाग ही नहीं लिया। तो पहली इसकी असफलता का कारण क्या रहा? पहली इसकी असफलता का कारण रहा जन भागीदारी का अभाव। यानी जिस जनता के लिए ये कार्यक्रम चलाया गया था वही जनता इसमें शामिल नहीं हुई। इस वजह से ये कार्यक्रम असफल हो गया। जनता के असफल मतलब जनता ने भाग क्यों नहीं लिया, उसका कारण क्या था? तो उसका कारण था नौकरशाही का अत्यधिक प्रभाव। नौकरशाही का अत्यधिक प्रभाव। एक्चुअल में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत गांव का, अभी इसका लक्ष्य क्या था? इसका लक्ष्य था गांव का विकास करना। लेकिन गांव का विकास करेगा कौन? तो इसमें टारगेट ये रखा गया कि हम गांव का विकास करेंगे गांव के लोगों को साथ लेकर। लेकिन कोई ना कोई मुखिया तो होगा। तो मुखिया इसमें किसी गांव के व्यक्ति को नहीं बनाया गया, बल्कि इसमें मुखिया बनाया गया किसको? सरकारी लोगों को। तो सरकारी जो अधिकारी थे, कर्मचारी थे, उनको पावर दे दी गई। और जब उनको पावर दे दी गई तो उसका परिणाम ये रहा कि भाई गांव का विकास करना है। अब आप इसको जरा सोच के देखिए, गांव का विकास करना है। आज के समय की स्थिति क्या है? गांव में एक ग्राम पंचायत अधिकारी है या ग्राम विकास अधिकारी है, सरकारी व्यक्ति है, और एक बैठे हुए हैं प्रधान जी। आज के समय में विकास करने की जिम्मेदारी किसकी है? ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी की नहीं है, प्रधान जी की है। प्रधान जी विकास की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। जो वीपीओ होता है या वीडियो होता है वो तो जाकर के बस चेक करता है कि काम मौके पे हो भी रहा है या नहीं हो रहा, बस इतना ही उसकी जिम्मेदारी है। और काम की गुणवत्ता कैसी है, यानी जिस कार्य के लिए प्रधान जी पैसे निकलवा रहे हैं सरकार से, क्या वो काम मौके पर है या नहीं, बस इतना ही। लेकिन विकास करने की जिम्मेदारी किसकी है? प्रधान जी की। प्रधान जी को विकास करना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि 5 साल बाद वो चुनाव में वोट मांगने जाएंगे। और जब वोट मांगने जाएंगे तो किस आधार पर वोट मांगेंगे? जनता उनसे पूछेगी नहीं भैया हमारी सड़कें कहाँ हैं, नल कहाँ हैं, खड़ंजा कहाँ है, स्कूल में काम हुआ कि नहीं हुआ, घर घर पानी पहुंचा कि नहीं पहुंचा। तो उनकी जिम्मेदारी है। और उनकी जिम्मेदारी है तो जब वो जनता के पास जाएंगे तो उन्हें जवाब देना होगा। चूंकि जवाबदेही है तो वो विकास करवाएंगे। लेकिन आप इमेजिन करिए कि यहाँ से इन सबको हटा के एक सरकारी अधिकारी को रख दिया जाए, तो सरकारी अधिकारी की किसी के प्रति जवाबदेही होगी क्या? जनता के प्रति जवाबदेही होगी क्या? नहीं होगी। उसे 5 साल बाद वोट मांगने जनता के सामने नहीं आना है। तो उसका मन होगा तो काम करवाएगा, नहीं मन होगा तो काम नहीं करवाएगा। अपनी इच्छा से काम करेगा, जितना अच्छा लगेगा उतना काम करेगा, जहाँ मन होगा वहाँ काम करेगा। जो गली बढ़िया लगेगी उस गली को बनवा देगा, जो गली अच्छी नहीं लगेगी या किसी गली में किसी व्यक्ति ने अकड़ के बात कर ली तो फिर उसको देखा जा रहा है कि चल तेरे को देखता हूँ, तेरी गली में काम ही नहीं करवाऊँ। ऐसा हो सकता है। दूसरी बात, क्योंकि सरकारी व्यक्ति है तो मान लीजिए 2 साल मैं रहा, फिर 2 साल बाद कोई और व्यक्ति आ गया, वो अलग दिमाग का है, वो काम करने में ही समय ले रहा है, तो मालूम चलेगा इससे विकास की गति धीरे हो जाएगी। और यही हुआ सामुदायिक विकास कार्यक्रम में कि हमने सरकारी लोगों को ज़्यादा पावर दे दी। और सरकारी लोगों को, अब कोई सरकारी आदमी है उसको पता है कि देखो मेरी सैलरी 50,000 रुपया महीना है, मैं अगर ज़्यादा काम करूँगा तब भी 50,000 आएगी, कम काम करूँगा तब भी 50,000 जाएगी, तो मैं ज़्यादा काम क्यों करूँ, मैं तो कम ही काम करूँगा। दूसरी बात, मुझे वोट मांगने थोड़ी जाना है, तो मैं जनता के प्रति सीधे जवाबदेही मेरी नहीं है, मेरी जवाबदेही अधिकारियों के प्रति है। यही कारण रहा कि जब सरकार के लोगों को ज़्यादा पावर मिल गई तो जनता की अनदेखी होना स्टार्ट हो गई और ये कार्यक्रम जो है असफल हो गया।
उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। तीसरा, वित्तीय संसाधनों का अभाव। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ थी। वित्तीय संसाधन नहीं है, विकास आप करोगे कैसे भैया? सब देखिए, विकास का सीधा सा मतलब है कि पैसा खर्च होगा। बिना पैसा खर्च करे विकास संभव है क्या? संभव ही नहीं। तो वित्तीय, भाई आपको सड़क बनवानी है, नाली बनवानी है, खंजा बनवाना है, लोगों का घर बनवाना है, सब में क्या चाहिए? पैसा। और पैसा आपके पास है नहीं, क्योंकि देश अभी अभी आज़ाद हुआ है। ये घटना कब, ये जो हम सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, ये कब की हैं? ये सारी की सारी चीज़ें हैं 1952 की। देश अभी आज़ाद हुआ है जस्ट, अंग्रेज सब लूट मार के चले गए, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। और अभी युद्ध और होने वाले हैं आने वाले समय में, तो हमारी अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत नहीं है कि हमारे पास अंधाधुंध पैसा हो। फैक्ट्रियां भी नहीं है, अर्थव्यवस्था भी इस समय बंद है, खुली अर्थव्यवस्था थोड़ी है इस समय। अर्थव्यवस्था हमारी बंद है, क्लोज्ड इकोनॉमी है, तो विदेशों से भी पैसा नहीं आ रहा है। तो इस वजह से क्या है? पैसों का अभाव है साहब। और बिना पैसे के आप कोई भी योजना कभी भी बेहतर ढंग से चला नहीं पाएंगे। चौथी, इसकी असफलता का जो कारण रहा वो भी हम समझ लेते हैं। वो है स्थानीय आवश्यकताओं की अनदेखी। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जो योजनाएं बनाई गई वो सबके लिए एक जैसी बना दी गई। उदाहरण आपको देता हूं, जैसे उत्तर प्रदेश का मैं बात करूं, तो उत्तर प्रदेश में जब सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू हुआ तो जो योजना मैदानी क्षेत्रों के लिए थी वही योजना पहाड़ी क्षेत्रों के लिए भी थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड भी शामिल था। अब आप मुझे बताओ, क्या पहाड़ी लोगों की समस्याएं और मैदानी लोगों की समस्याएं एक ही हैं? नहीं। मैदानी लोगों के लिए पानी की इतनी समस्या नहीं है, पहाड़ी लोगों के लिए पानी की समस्या है। उनके लिए सड़क एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, स्वास्थ्य केंद्र एक महत्वपूर्ण मुद्दा है पहाड़ी लोगों के लिए। लेकिन जब प्लान बना तो सबके लिए एक जैसा। तो जो जिसकी आवश्यकता थी वो उस आवश्यकता के अनुसार प्लान नहीं किया गया, सबको एक ही कार्यक्रम के अंतर्गत कवर करने की कोशिश की गई, जो कि बहुत बड़ा कारण बना इस योजना की असफलता का। भाई जैसी आवश्यकता है उसके अनुसार प्लान बने। आज के समय में भी तो ये होता है, पंचायत अपनी खुद की योजना बनाती है, तो उसको क्या चाहिए उसके हिसाब से भी सरकार पैसा देती है, वही काम होता है। तो ये सब गलतियां थी जिनको हमने किया और उन गलतियों से सीखा और फिर हमने सुधार किया, इसीलिए इसको पढ़ना आवश्यक है। तो ये सब कारण रहे जिसकी वजह से क्या हुआ, सामुदायिक विकास कार्यक्रम साहब असफल हो गया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का ही एक अगला रूप और भी आया था इसमें, जो आप देख लो, जिसको हम कहते हैं राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम। ज़्यादा कुछ उसमें है नहीं, बस एक उसका वर्ष है वो आप देख लो, जिसे हम कहते हैं राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम। इसके जस्ट बाद एक कार्यक्रम और आया है जिसका नाम है राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम। ये सीडीपी का ही अगला रूप है और ये आया है 1953 में। और जब सीडीपी असफल हो गया तो इसमें भी कुछ खास था नहीं, तो ये भी कैसा रहा, ये भी असफल रहा। इसमें और सीडीपी में कोई खास अंतर नहीं है, बिल्कुल सेम ही था। जब सीडीपी असफल हो गया तो ये भी असफल हो गया और ये सीडीपी का ही विस्तार था। अब गांव का विकास तो करना है। गांव का विकास क्यों करना है? क्योंकि भारत गांव में बसता है, 6 लाख से ज़्यादा गांव हैं, और गांव को आप पीछे छोड़ करके विकास नहीं कर सकते। और गांव का विकास करने के लिए नेहरू जी ने जो पहला प्रयास किया वो तो असफल हो गया, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। तो इसी चीज़ को टैकल करने के लिए कि आखिरकार क्या चीज़ रही जिसकी वजह से हमारा कार्यक्रम असफल हो गया, सामुदायिक विकास कार्यक्रम असफल हो गया, गांव का विकास नहीं हो पा रहा है, क्या रीज़न था, इसको टैकल करने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने एक समिति बनवाई और उस समिति को उन्होंने नाम दिया बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति, एक समिति बनाई गई साहब कि ये बताओ कहाँ हमसे गलती हो रही है, हम ऐसा क्या करें जिससे हमारा ग्रामीण विकास कार्यक्रम सफल हो सके। और इस समिति का गठन किया गया साथियों 1957 में, 1957। बलवंत राय मेहता समिति अध्यक्ष कौन है? तो जो समिति का नाम होता है वो अध्यक्ष के नाम से ही होता है। बलवंत राय मेहता इसके अध्यक्ष थे। बलवंत राय मेहता ने साहब खूब रिसर्च करी और रिसर्च करने के बाद अपनी उन्होंने रिपोर्ट भी लगाई और ये समिति बनी थी 1957 में और 1958 में इसकी रिपोर्ट को एनडीसी जो होता है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, उसने स्वीकार किया और बाद में 1958 में ही इसकी सिफारिशों को स्वीकार करते हुए भारत में लागू करने का प्रयास किया गया।
अब इनकी सिफारिशें क्या है जरा वो देखते हैं। इनकी सिफारिश देखते हैं साहब। तो इनकी जो सिफारिश है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर व्यक्ति को जो कि पंचायती राज पढ़ रहा है उसको बिल्कुल रट्टा इसको मान लेना चाहिए। इन्होंने कहा भैया पंचायत होनी चाहिए त्रिस्तरीय। इन्होंने कहा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, कौन कौन सी होनी चाहिए? सबसे पहली होनी चाहिए ग्राम, फिर होनी चाहिए क्षेत्र और फिर होनी चाहिए जिला। ग्राम में क्या होगी? ग्राम में होगी ग्राम पंचायत। क्षेत्र में होगी पंचायत समिति, जिसे हम ब्लॉक कहते हैं। आपकी जब पोस्टिंग होगी तो ब्लॉक पर ही होगी, जब आप नौकरी पा जाओगे ना ब्लॉक पर ही पाओगे। और जिला पर होगी जिला परिषद। ये सिफारिशें दे रहे हैं कौन? ये सिफारिशें दे रहे हैं बलवंत राय। ठीक, और इनकी सिफारिशों को प्रायोगिक तौर पर, अब ये तो इन्होंने सिफारिशें दे दी, इसके बाद क्या होता है, इनकी सिफारिशों को प्रायोगिक तौर पर पंचायती राज कहाँ लागू किया गया? इनकी जो सिफारिशें थी वो काम करेंगी नहीं करेंगी? इसके लिए प्रायोगिक तौर पर पंचायती राज सबसे पहले लागू किया गया। कहाँ भैया? सबसे पहले जिस जगह पर लागू किया गया वो जगह थी साथियों आंध्र प्रदेश। याद रखना, आंध्र प्रदेश में सबसे पहले प्रायोगिक तौर पर पंचायती राज लागू किया गया। ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, प्रायोगिक तौर पर। अगर पेपर में सवाल आया प्रायोगिक तौर पर पंचायती राज सबसे पहले कहाँ लागू हुआ, तो फिर जवाब राजस्थान का नागौर नहीं होगा, जो तुम लोग मन में सोच रहे होगे कि राजस्थान का नागौर तो पढ़ा है हमने, जे मास्टर क्या बता रहा है। नहीं, वो दूसरा है। याद रखना, प्रायोगिक तौर पर पंचायती राज लागू सबसे पहले कहाँ हुआ? प्रायोगिक तौर पर पंचायती राज सबसे पहले आंध्र प्रदेश में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? अगस्त 1858 में। मैं डेट भी यहाँ लिख देता हूँ, अगस्त 1858 क्यों, 1958 में लागू हुआ था। इसके बाद जब यहां ये सफल हो गया, ठीक है, तब नेहरू जी ने घोषणा की कि साहब हम 2 अक्टूबर, क्योंकि देखिए अगर इसको चेक करके नहीं देखते, आप इमेजिन करो यहां सबसे पहले हमने क्यों लागू किया इसको, तो हमने इसको गुपचुप तरीके से लागू किया, किसी को बताया नहीं, नॉर्मली हमने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा। जब अगर एक्सपेरिमेंट सफल हो जाता तो नेहरू जी बड़े तौर पे घोषणा करेंगे, फिर जनता के सामने आकर के, देश के सामने आकर के। फेल हो जाता तो कोई बात नहीं, वहीं के वहीं खत्म कर देते। क्यों? एक बार सीडीपी ऑलरेडी हम लागू करके देख चुके थे नेहरू जी, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, उसकी भद्द पिट गई, तो दोबारा ऐसा बेइज्जती ना हो, इसलिए यहाँ पर गुपचुप तरीके से इसको लागू करने का प्रयास किया गया। और जब यहाँ ये अच्छी तरीके से लागू हो गया, तब 2 अक्टूबर 1958 को राजस्थान के नागौर में, 2 अक्टूबर 1958 को, 1958 क्यों, 1959 करेंगे इसको, 58, हाँ जी, 2 अक्टूबर 1959 को, एक साल हमने इसको चेक किया, और उसके बाद 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने राजस्थान के नागौर में पंचायती राज शुरू किया। ठीक है, तो अगर पेपर में केवल क्वेश्चन आया कि बताइए सबसे पहले पंचायती राज कहां लागू हुआ, नॉर्मल इतना, तो आप बता दो, कोई दिक्कत नहीं। कहां लागू हुआ साहब? यहां लागू हुआ है राजस्थान के नागौर में।
2 अक्टूबर 1959 को। लेकिन अगर आया कि सबसे पहले प्रायोगिक तौर पर कहां लागू हुआ, तो फिर जवाब आंध्र प्रदेश हो जाएगा। या फिर अगर सवाल आता है कि बताइए सबसे पहले किस राज्य ने पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया, तो राजस्थान जवाब दो। सबसे पहले किस जगह पर पंचायती राज शुरू हुआ, नागौर जवाब दो। लेकिन अगर ये प्रायोगिक वाला शब्द आ रहा है तो फिर आपको जवाब आंध्र प्रदेश देना होगा। ये बात समझ लो। तो पहला राज्य जिसने पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया वो था राजस्थान, और जो सेकंड स्टेट बना जिसने इसको लागू किया वो है हमारा आंध्र प्रदेश। यानी जहां पर सबसे पहले प्रायोगिक तौर पर शुरू हुआ उसको हमने दूसरे नंबर पे रखा यहाँ पर, और दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश बना जिसने इस व्यवस्था को लागू किया। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक, और चूंकि ये पूरी तरीके से सफल रहा, इसीलिए B.R. मेहता यानी बलवंत राय मेहता को कहते हैं पंचायती राज व्यवस्था का जनक। ठीक, इसी कारण से जो B.R. मेहता है, B.R. मेहता मतलब बलवंत राय मेहता, इसीलिए बलवंत राय मेहता को कहा जाता है पंचायती राज का या पंचायती राज व्यवस्था का जनक। पंचायती राज व्यवस्था के जनक B.R. मेहता, और स्थानीय सुशासन के जनक कौन है, लॉर्ड रिपन। ये ध्यान रखने हैं, दोनों अलग अलग हैं लेकिन महत्वपूर्ण है, इसको आप नोट कर लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है आप लोगों के लिए, है ना, काफ़ी महत्वपूर्ण। अब यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा है, अच्छी तरीके से लागू हो गई, और इस समय जो सरकार है वो है कांग्रेस की। तो कांग्रेस ये सारी चीज़ें कर रही है। लेकिन 1977 आते आते थोड़ा सा राजनीतिक डावाडोल हुआ, इधर नेहरू जी की मृत्यु हो गई, और फिर थोड़ा सा चीज़ें अलग हुई, और फिर बीच में जो है कांग्रेस सत्ता से बाहर हो जाती है। और अब सत्ता में आती है कौन, अब सत्ता में आई साथियों पहली गैर कांग्रेसी सत्ता जिसे हम कहते हैं जनता दल, और उसके प्रधानमंत्री बने कौन, मोरारजी देसाई। अब ये तो जो लेगेसी है पंचायती राज, ये तो कांग्रेस की है, तो बीजेपी तो फिर इसको स्वीकार कर नहीं सकती। तो इस वजह से जो है उन्होंने कहा कि नहीं, हम थोड़ा सा अलग व्यवस्था यहाँ पर शुरू करेंगे, कुछ नई चीज़ें यहाँ पर हम अपनी चीज़ें शुरू करेंगे। और इसलिए उन्होंने एक समिति बनाई, और उस समिति को उन्होंने नाम दिया अशोक मेहता समिति। तो एक नई समिति यहाँ पर बनाई गई जिसको नाम दिया उन्होंने अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति बनी है 1977 में, अगस्त के महीने में ये बनी है, अगस्त सितंबर में ये बनी है, और इसमें टोटल 13 मेंबर थे, और इन्होंने ठीक एक वर्ष बाद अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट सौंप दी। अब इनकी सिफारिशें क्या हैं, जरा हम देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या सिफारिशें दी। तो इनकी सिफारिशों को अगर देखा जाए तो इनकी सिफारिशें थोड़ा सा अलग थी। इन्होंने कहा कि जो पंचायती राज सिस्टम है वो 3 स्तरीय ना होकर के 2 स्तरीय होना चाहिए। इन्होंने कहा पंचायती राज जो सिस्टम अभी त्रिस्तरीय चल रहा है वो होना चाहिए 2 स्तरीय। और 2 स्तरीय में क्या क्या होना चाहिए, तो उन्होंने कहा सबसे पहली चीज ग्राम और क्षेत्र इनको खत्म करो। उन्होंने कहा कोई ग्राम पंचायत नहीं होगी, कोई क्षेत्र पंचायत नहीं होगी, सीधे सीधे होगी पहली तो जिला स्तर पे, और दूसरी होगी सीधे मंडल स्तर पे। यानी गांव भी खत्म और ब्लॉक भी खत्म, तो हम और आप तो होते ही ना अगर ये लागू हो जाता। उन्होंने कहा जिला स्तर पर होगी जिला परिषद, और मंडल स्तर पर होगी मंडल पंचायत। सारी की सारी शक्तियां जो है, जो केंद्र होगा जहां से योजनाएं लागू की जाएंगी वो होगा कौन, वो होगा जिला। और मंडल स्तर से उनका पर्यवेक्षण किया जाएगा कि वो सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये कह रहे हैं साहब केवल 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए। तो अशोक मेहता समिति ने कहा कि ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत को समाप्त कर दिया जाए, इनका कोई मतलब नहीं, पहली चीज। दूसरा जो सिफारिश इन्होंने दी वो ये थी, अशोक मेहता समिति की जो दूसरी सिफारिश रही साथियों वो ये रही कि पंचायत चुनाव में राजनीतिक दलों को भाग लेने की अनुमति दी जाए।
इन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में राजनीतिक दलों को भी शामिल करो, उनको भी जो है अनुमति दो कि वो भी जाएं और अपने राजनीतिक चिन्हों पर जो उनके पार्टी का सिंबल है, यानी बीजेपी कमल पे और कांग्रेस हाथ पे, बहन जी हाथी पे, वो अपने इलेक्शन अपने लोगों को खड़ा करें और वहाँ पे शामिल हो। तो ये सिफारिश कर रहे हैं। अब ये पेपर में आपसे पूछी जा सकती है कि किस समिति ने सिफारिश की कि पंचायत चुनाव में राजनीतिक दलों को भाग लेने की अनुमति दी जाए। बलवंत राय बलवंत राय मेहता ने कहा कि पंचायत चुनाव में राजनीतिक दलों को शामिल ना किया जाए, ये लोकल लेवल का चुनाव है, तो लोकल लेवल पे ही लोगों को अपने स्तर पे इसमें आना चाहिए और राजनीतिक दलों को इससे दूरी बनानी चाहिए। लेकिन अशोक मेहता समिति कह रही है कि नहीं, इनको ये अधिकार यहाँ पर दे दिया जाए। लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अशोक मेहता समिति की सिफारिशों को लागू नहीं किया गया। ठीक है, जब लागू नहीं किया गया तो चीजें आई गई हो गई, कोई उनका मतलब नहीं रह गया। जब लागू ही नहीं हुआ तो फिर चीजें कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद एक नई समिति देखने को मिलती है साथियों, जिसका नाम है डॉक्टर PVK राव समिति। इसको भी देख लेते हैं। एक अगली समिति आई जिसका नाम है डॉक्टर PVK राव समिति। ये सारी समितियां पंचायती राज से जुड़ी हुई हैं और सब की सब महत्वपूर्ण है। PVK राव समिति आई है 1985 में। और PVK राव समिति की अगर हम बात करें कि इनकी सिफारिशें क्या हैं, तो इनकी जो पहली महत्वपूर्ण सिफारिश है वो ये है कि इन्होंने कहा पंचायती राज सिस्टम 3 स्तरीय ना होकर के 4 स्तरीय बनाओ। इन्होंने कहा 3 स्तरीय पंचायती राज नहीं, 4 स्तरीय बनाइए। कौन कौन से बनाइए साहब, देखते हैं एक एक करके। तो ये कह रहे हैं 4 स्तरीय बनाओ। कौन कौन से? तो 3 तो इन्होंने जो है वो बलवंत राय मेहता वाले ही बनाया, मतलब सिफारिशें लगाई कि पहला आप बना दो ग्राम पंचायत, ग्राम के बाद बना दो क्षेत्र पंचायत, फिर बनाओ जिला, फिर बनाओ मंडल, और इन्होंने एक सिफारिश और की कि एक और होना चाहिए जो राज्य स्तर पे हो। तो उन्होंने कहा कि ग्राम स्तर पे बनाइए पहली तो आप ग्राम पंचायत, फिर आप बनाओ पंचायत समिति जिसे हम क्षेत्र पंचायत कहते हैं, फिर आप बनाइए जिला परिषद, फिर आप बनाओ मंडल पंचायत, और राज्य स्तर पर आप बनाओ राज्य विकास परिषद। इस तरीके से इन्होंने सिफारिश दी। आपको क्या याद रखना है कि वह कौन सी पंचायत समिति थी जिसने 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की? तो आपका जवाब होना चाहिए डॉक्टर PVK राव समिति। PVK राव समिति में एक अन्य जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो आपको पता होनी ही चाहिए, जो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो है ये साथियों कि यही वो समिति है जिसने सिफारिश की कि पंचायत चुनाव में, ये आप स्पेशली नोट कर लेना, पंचायत चुनाव में SC, ST और महिला को आरक्षण मिलना चाहिए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण कि बताइए किस समिति ने ये सिफारिश की कि SC, ST और महिलाओं को पंचायत में आरक्षण मिलना चाहिए। इस समय OBC नहीं है, मैं आपको बता दूं, OBC तो अभी आया ही नहीं है। OBC तो मंडल कमीशन की सिफारिश के बाद आएगा 97 में। अभी OBC ऐसा कुछ नहीं है, अभी या तो SC, ST है या फिर जनरल है सारे के सारे। तो ये वो समिति है जो कह रही है कि ऐसा करो साहब, SC को भी आरक्षण दो, ST को भी आरक्षण दो और महिलाओं को भी आरक्षण दो। ठीक है, और इनकी सीटें कर दो रिजर्व। ठीक, अगर किसी गांव में, अच्छा इनके आरक्षण का मतलब क्या है कि अगर किसी गांव में SC सीट हो गई तो मतलब SC वर्ग का ही कोई व्यक्ति इलेक्शन में खड़ा होगा। ठीक है, अगर SC में भी महिला सीट हो गई, मान लो SC हुई लेकिन SC में महिला सीट हो गई, तो SC में भी महिला सीट हो गई मतलब SC में भी कोई महिला खड़ी होगी, पुरुष खड़ा नहीं होगा। बात समझ रहे हैं? अगर महिला सीट हो गई, केवल महिला सीट है, तो फिर
जनरल वाला भी खड़ा हो सकता है, ओबीसी वाला भी खड़ा हो सकता है, एससी वाला भी और एसटी वाला भी, लेकिन इन सब की कौन? महिलाएं। तो इनको आरक्षण देने की बात की गई और बाद में जैसा कि मैं बताया कि उत्तर प्रदेश में जो है 33% आरक्षण इनको मिला हुआ है, लेकिन अन्य राज्यों में जैसे हम उत्तराखंड की बात करें तो वहाँ 50% भी आरक्षण महिलाओं को मिला हुआ है। तो ये है इनकी कुछ सिफारिश है। अब इसमें क्या है, जो है एक समिति और रह गई और फिर हम जो है आगे बात करेंगे आपका जो 73वां संविधान संशोधन है उसके बारे में। तो ये आज के वीडियो में हम जरा इतनी ही बात करेंगे, क्योंकि अभी काफ़ी समय है हमारे पास, ऐसा तो है नहीं कि समय कम है, तो हम धीरे धीरे सारी चीज़ें कवर यहाँ पर कर लेंगे। वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल यही है कि अभी चूँकि हमारे पास समय है, अभी तो फॉर्म आया भी नहीं है, ठीक है, तो बुद्धिमान आदमी वही है जो पहले से ही अपनी तैयारी करके रखेगा। तो 65 नंबर का ये पूरा का पूरा पोर्शन है जो कि मैं आपको बहुत आसानी से उंगलियों पर सारी की सारी चीज़ें बता दूंगा, ठीक है, बिना किसी दिक्कत के आप ये सारा का सारा कर ले जाओगे, मुझे पूर्ण भरोसा है आपके ऊपर। बस करना क्या है, अब देखो मुझसे बहुत से लोग कहते हैं यार नोट्स दे दो, नोट्स दे दो। नोट्स आप खुद बनाओ, ये मेरी आप सलाह आप मान लो, ठीक है। पीडीएफ देना अगर संभव हुआ तो मैं आपको दे दूंगा, लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगा कि अगर मैं आपको पीडीएफ दे भी रहा हूँ तो आप प्रयास ये करो कि आप खुद के नोट्स बनाइए। नोट्स मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप सच में सरकारी नौकरी लेना चाहते हो। मैंने आज तक किसी पीडीएफ से पढ़ाई नहीं करी, क्योंकि मुझे पीडीएफ से पढ़ना अच्छा नहीं लगता। मैं जब भी कुछ पढ़ता हूँ तो नोट्स हमेशा बनाता हूँ। अगर मैं कुछ भी पढ़ूंगा तो मेरा कॉपी पेन मेरे हाथ में रहेगा कि मैं जो पढ़ रहा हूँ उसे मैं कहीं नोट डाउन करते जाऊँ। तो आप लोग चाहे मुझे अपना भाई समझ लो, चाहे छोटा भाई समझ लो या बड़ा भाई समझ लो, कुछ भी समझ लो, यार दोस्त समझ लो, सलाह अगर मान सको तो मेरी मान लो। नोट्स मेकिंग करो, अभी समय है। नोट्स जब आप बनाओगे तो आपके अपनी भाषा के नोट्स होंगे, एग्जाम टाइम पे आप फटाक से रिवीजन कर लोगे और वो सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी, सारा लेक्चर रिकॉल हो जाएगा, ठीक। तो उम्मीद करते हैं कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो और मेरा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि कभी भी मैं अगर पीडीएफ शेयर करूंगा तो करूंगा टेलीग्राम। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।